सॉरी, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग है, जो बातें बोल चुके हैं, आवाज थोड़ा सा नहीं ध्यान दिए। हाँ, सभी को गुड इवनिंग है। और आप सभी कैसे हैं? आप शायद में मेरी आवाज जा रही होगी आप सभी तक, ठीक है। आवाज अब मेरी जा रही होगी, आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को ये बताते हैं कि हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था, मानते हैं हार्ड था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था जितना आप लोगों ने, दो चार बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर बहुत ज्यादा हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड था। इतना हार्ड नहीं था पेपर, मेरा जो भी था वो आप सभी को मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि एक ही क्लास हम कर लिए हैं, एक ही क्लास से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पॉसिबल है। एक क्लास करके कोई टॉप नहीं कर सकता, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है प्रदीप। हाँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए आसान थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी थे वो आप सभी के लिए आसान है, और आप सभी को देखे भी होंगे कि हमने पेपर, कुछ बच्चे मेरे पास भेजे भी थे और हम पेपर देखे भी थे। तो पेपर में हम बहुत ज्यादा डिस्कस आप सभी के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम जो था वो निकल गया, ठीक है। अब काफी बच्चे मेरे पास भेजे भी थे तो उनको हम बता देते हैं। सब्जेक्टिव में जैसे मोल अंश को परिभाषित करिए, एक क्वेश्चन ये था जो कि हाँ हार्ड था भाई, हम मानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव हार्ड था। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। पहले मेरी बात समझो, हम आपसे बात भी करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। जैसे मूल अंश था, जैसे लासा तेलिए का नियम था प्यारे बच्चे, ये पूरा का पूरा 11th का है, आपको 12th में लासा तेलिए का नियम कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। तो लासा तेलिए का नियम तो था ही नहीं, समझ लो। फिर उसके बाद बोल्टियर सेल का चित्रण करें और समझाइए। आप सभी को पता है कि बोल्टियर सेल जो होते वही डेनियल सेल है, ठीक है ना। बोल्टियर सेल जो थे वही डेनियल सेल है। डेनियल सेल को आपको बनाना था और आप सभी को क्या कर देना, उसको बारे में बता देना था। अब जैसे निकाय Mg2+ से Mg के मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप कैसे प्राप्त करोगे, तो ये मानते हैं भाई थोड़ा सा हार्ड था, ये आप सभी को नहीं बताया गया है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, हमने आंकिक प्रश्न आप सभी को कराए हैं। साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात होगा, साम्य स्थिरांक कैसे उसका फार्मूला निकला था नेल्सन समीकरण के लिए, वो भी आप सभी को बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व किन बातों पर निर्भर करता है, अर्थात जो विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व की बात करते हैं प्यारे बच्चे, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी आप सभी को बताया गया था। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दो उदाहरण आप सभी से पूछे गए हैं। एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था सर एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होते हैं, तो आप सभी को ये पता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो स्थिर क्वाती होता है वही होता है। अणुसंग गुणधर्म के दो अनुप्रयोग होते हैं, क्वथनांक और नेन से आप क्या समझते हैं, प्रतिलोम परासरण नेनसर्ट समीकरण। विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, ये भी आप सभी ने पढ़ा है। तो सब्जेक्टिव मेरे हिसाब से आसान था। काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा हार्ड था, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन हार्ड था, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं हेनरी का नियम तथा इसका महत्वपूर्ण उपयोग, ये भी आसान ही था। विद्युत अपघट्य की चालकता और मोलर चालकता सांद्रता परिवर्तन पर कैसा प्रभाव, हमने आप सभी को सांद्रता का प्रभाव बताया, ताप का प्रभाव बताया है। ये दो क्वेश्चन हो सकते थे, आसानी से बना सकते थे क्योंकि 4 है तो 4 में सिर्फ आप सभी को 2 ही बनाना था। क्वथनांक उन्नयन से आप सभी को विस्तार पूर्वक बताना है, ठीक है। ये भी आप सभी को बताया। कोलराउस का नियम, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक T/2 बराबर 0.6932 अपॉन T/2। ये सब ऐसे व्यंजक थे। अब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो यहां सब ये प्रश्न थे प्यारे बच्चे, आप सभी को देखने को मिले थे। ऑब्जेक्टिव हम आप सभी को बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। आप जितने हार्ड में मुझे काफी बच्चे कहे रहते भाई इतना तरीके से, हाँ फाइनल में ऐसे नहीं होता भाई। फर्स्ट चैप्टर से काफी बच्चे, देखो पेपर हार्ड बनने का तरीका ये भी है कि जिसने भी पेपर बनाया है वो सिलेबस को पढ़ करके, मतलब पढ़ा लिखा इंसान बनाया, ये समझ लीजिए। और जो भी क्वेश्चन बनाया वो एनसीईआरटी बुक से उठाकर आप सभी के लिए बनाया था, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक से पूरा उठा के बनाया था, मतलब उसने क्वेश्चन को पढ़ा था, फिर उसको लगा कि चलिए एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चन है उसी को उठा के दे। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए हार्ड पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेरे पास, हम आपकी बुक के नाम बता दें, अगर आप उस बुक में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा तो बताइएगा। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा करके आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया था, ये समझ लीजिए। मेरे पास बालाजी की बुक है, मेरे पास अरिहंत की बुक है, मेरे पास नगीन प्रकाशन की बुक है, मेरे पास एम एस चौहान की बुक है, मेरे पास भवन भारती की बुक है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक के 3-4 प्रकार है। आप एनसीईआरटी जो होता प्योर एनसीईआरटी, मेरे पास उसकी ऑब्जेक्टिव की किताब पूरी रखी है, उसमें अगर आप क्वेश्चन ढूंढने को मिलिएगा तो क्वेश्चन नहीं पाइएगा। क्वेश्चन था ही नहीं, ऑब्जेक्टिव उस तरीके का है ही नहीं। पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है ना, पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन थे, और चैप्टर 1 का पूरी तरीके से चैप्टर हटा ही दिया गया था, पता नहीं क्यों, जबकि सिलेबस में आपके है, समझे।
ये समझ लीजिए। आप एक बुक की बात करते हैं प्यारे बच्चे, मेरे पास एनसीईआरटी है, बालाजी है, अरिहंत है, भवन भारती है, नगीन प्रकाशन है, GR बाटला की बुक है, भवन भारती की बुक है, क्वेश्चन बैंक की, क्वेश्चन बैंक आप एक पढ़ते हो, मेरे पास 3-4 क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन हर टाइप के, हर क्वेश्चन आप सभी को करवाए थे, लेकिन हुआ क्या कि जिसने भी क्वेश्चन सेट किया वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठा करके आप सभी को ऑब्जेक्टिव में दे दिया। 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे प्यारे बच्चे जिसको आप थोड़ा सा माइंड सेट करते तो आप आराम से बना लेते। मुझे पता है कि 45 प्रश्न ऐसे थे जो 45 ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते थे, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाते खर्च करते, बस 45 से ज्यादा करते तो आप सभी के लिए हार्ड था, ये हम मानते हैं। तो उसके लिए जो भी था उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, लेकिन कभी तुरंत ये ना ब्लेम कर दीजिए भाई कि आपका बताया हुआ पेपर कुछ नहीं लड़ा। काफी बच्चे ये इस तरह लैंग्वेज लिख देते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं, एक भी नहीं लड़ा। ये मुझे अफसोस हो जाता है कि बताइए, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, कभी रिपीटेड नहीं होता। केमिस्ट्री की आप समझिए इतनी बुकें हमने आप सभी को गिनवाई, आप समझ सकते हैं। फिजिक्स की, मैथ की बहुत लिमिटेड बुकें हैं, लेकिन केमिस्ट्री की आपकी लिमिटेड बुकें नहीं है। हमने आप सभी को जितनी बुकें बताया, इन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है ना। तो आप सभी इस थोड़ा बात को समझिए कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप सभी को दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। बाकी हम आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराएं, हर प्रकार के क्वेश्चन कराएं भाई। सीधे सीधे बोल देते हैं कि क्वेश्चन लड़ा ही नहीं। अब एक दिन की पढ़ाई से नहीं होगा, नहीं तो कोई मेरे चाचा विधायक नहीं है कि त्रैमासिक का पेपर मेरे पास आया हो, लो बाबू जाके पेपर दे दो, ठीक है ठीक है ना, हम आप सभी को बता दें। हाँ, पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस संडे को, अभी हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, और आप सभी को बता दें कि हिंदी की क्लास यदि आप सभी की नहीं हुई तो हम 9:30 से ज्यादा भी क्लास लेंगे और आपका सिलेबस हम निपटा देंगे कुछ ना कुछ, जिससे मेरी ये चैप्टर 1 से 2 क्लासों में जल्दी खत्म हो, क्योंकि 2 क्लासें मेरी इधर डिस्टर्ब हुई है, तो आगे का हम ध्यान रखेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी तैयार हैं? है ना, कल क्लास चल रही थी शायद में सर की, तो उसमें भी दागे चला जा रहा था बच्चा की केमिस्ट्री का पेपर बड़ा खराब था। वो वही बच्चा है जो एक दिन में चलता है कि भाई खत्म कर दीजिए सिलेबस, है ना, एक ही दिन में चाहता है कि टॉपर कर ले। तो साल भर सिलेबस पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? केमिस्ट्री है बाबू, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आज की हेडिंग में पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। अब जिस दिन मौका मिलेगा भाई उस दिन हम अपनी क्लासों को बड़ा करेंगे। जैसे हिंदी की जिस दिन क्लासें नहीं होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक पढ़ें, क्लास को करें, जिससे हमारा जो सिलेबस हो थोड़ा सा अच्छे तरीके से घसीटे, अच्छे तरीके से बढ़े। नहीं तो आगे चल करके फिर हमको आगे आप सभी को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये है थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ाइए, है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ समझ गए ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये क्लासें चल रही है तो आप ऑलरेडी ये ना कहिएगा सर टाइम हो गया, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। चल शुरू करें। आप सभी ने हेडिंग लिख लिया प्यारे बच्चे, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। तो देखो प्यारे बच्चे, हमारे पास 2 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, ध्यान सुनो। हमारे पास 2 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, एक द्रव स्नेही होते हैं, है ना, एक आपका होता है द्रव विरोधी या फिर द्रव विरागी जिसे बोलते हैं। द्रव स्नेही और द्रव विरागी की हम बात करते हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता, ध्यान सुनिए आप मेरी बात, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। द्रव स्नेही जो होते हैं प्यारे बच्चे, ये विलायक के संपर्क में आने पर, है ना, विलायक के क्या आएंगे, संपर्क में आने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आप सभी को पता है, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, जो ये द्रव विरागी है ना, ये जो द्रव विरागी है, ये विलायक के संपर्क में आने पर, है ना, ये किसके संपर्क में आने पर, विलायक के संपर्क में आने पर, विलायक के संपर्क में आने पर ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। इनके कोलाइडी विलयन आसानी से नहीं बनते हैं और इनके कोलाइडी विलयन आसानी से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमको जो कोलाइडी विलयन बनाने की जरूरत है वो किसके बनाने की है, द्रव विरागी की है, अर्थात द्रव विरोधी कोलाइड, है ना। द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है, इसके कोलाइडी विलयन विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना।
द्रव विरागी जो कोलाइड होते हैं ये विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं परिवर्तित होते। तो हमको जो कोलाइडी विलयन बनाना सीखना वो किसका है? द्रव विरागी कोलाइडों का, क्योंकि द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो विलायक के संपर्क में आने पर सीधे ही क्या परिवर्तित हो जाते हैं? कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? हमको कोलाइडी विलयन किसका बनाना है? आप सभी जल्दी से कमेंट लिख दीजिए। द्रव विरागी का, है ना। आईएएस की थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं, आईएएस की लैंग्वेज लिखते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड लिखते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर, उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। आसानी से कोलाइडी विलयन में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप सभी का एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चे, गोंद हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये ऐसे हैं जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर, एल्बुमिन हो गया और जिलेटिन हो गया, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से, है ना, आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चे? कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपयुक्त में, है ना, उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? वो है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर, उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते। आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात बदलते नहीं है, परिवर्तित नहीं होते हैं। अतः इनके कोलाइडी विलयन के निर्माण के लिए, अतः इनके कोलाइडी विलयन के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं, है ना? अब कौन कौन सी विधियां हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने के लिए? इस द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की कई सारी विधियां हैं। जैसे आपकी बुक में देखे होंगे रासायनिक विधियां होती हैं, है ना। तो रासायनिक विधियां हमसे ज्यादातर पूछी नहीं गई हैं और ना ही पूछी जाती हैं जल्दी से प्यारे बच्चे, है ना। अच्छा ठीक ना, इनसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता रासायनिक विधियां, इसलिए हम रासायनिक विधि को छोड़ रहे हैं भाई, ठीक ना। रासायनिक विधि को हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सीधे प्यारे बच्चे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया हो, जो पूछा जाता है, जिसका नाम होता है विद्युत परिक्षेपण विधि। प्रमुख विधियों में जो सबसे पहला विधि है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, उसका नाम है विद्युत परिक्षेपण विधि। हेडिंग लिखो, विद्युत परिक्षेपण विधि, ठीक है। विद्युत परिक्षेपण विधि या फिर इसे बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, ठीक है। विद्युत परिक्षेपण विधि या इसी का नाम होगा प्यारे बच्चे क्या? ब्रेडिंग आर्क विधि। ये ब्रेडिंग आर्क विधि होती क्या है, कैसे होगा? आइए इसको पहले हम चित्र द्वारा पूरा समझा देते हैं आसानी से, और फिर उसके बाद आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। बनाने की विधि में जो पहली विधि है प्यारे बच्चे वो है ब्रेडिंग आर्क विधि, या फिर प्यारे बच्चे हम बोलेंगे विद्युत परिक्षेपण विधि।
ठीक है अंकित प्यारे बच्चे, वहां पर ऐसा कुछ समझने वाली बातें नहीं थी। आप अगर उसको सिंपल सा समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। हमने आप सभी को सिंपल सा बताया प्यारे बच्चे कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो प्रकार के, समझ लो, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो आसानी से प्यारे बच्चे उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर उसके कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं वो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर भी आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को तैयार करने के लिए प्रमुख विधियां हम लोग अपनाते हैं। तो पहली विधि है प्यारे बच्चे विद्युत परिक्षेपण या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, आप सभी से प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। अगर आप सभी से यह प्रश्न पूछा भी जाता है तो प्यारे बच्चे ये सभी 5 प्रश्न में पूछे जाते हैं, अर्थात 5 नंबर के। विद्युत परिक्षेपण विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाने का सचित्र वर्णन करिए, या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। तो कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान से समझिए, है ना, कैसे इसको बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसके लिए आपको 2 पात्र लेना है ना। इसके लिए आप सभी को क्या लेना है, 2 पात्र लेना है। तो एक पात्र बना रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना है। देखो ऐसे सबसे पहले एक पात्र ले लेना, चित्र को समझ गए, आपकी पूरी विधि क्लियर होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए चित्र को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ये आपका चित्र हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। सबसे पहले, है ना, जिसका भी कोलाइडी विलयन हमको बनाना होगा, जिसका भी, क्योंकि आप जानते हैं द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं वो धातु सल्फाइड होते हैं या धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, तो उनका आप सभी को क्या बनाना है, कोलाइडी विलयन बनाना। तो उसकी आपको सबसे पहले 2 छड़ें लेनी है। मेरी बात ध्यान सुनते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले हमको जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होगा, जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होगा, उसकी हम 2 छड़ें लेंगे। एक छड़ ये हो गई, एक छड़ ये हो गई। जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होगा हम उसकी सबसे पहले क्या लेंगे, 2 छड़ें लेंगे। ठीक है, अब इन 2 छड़ों को प्यारे बच्चे हम यहां पर एक अलग से पात्र लेंगे, है ना, यहां पर हम एक अलग से पात्र लेंगे और इस अलग वाले पात्र में ले जाकर इन्हें हम डुबा देंगे। ये जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होगा उसकी हम 2 छड़ें ले लिए और इन दोनों छड़ों को हम किस में डुबाएंगे, एक पात्र लिए हैं और इस पात्र में हम ऐसे कुछ भर रहे हैं भाई। ठीक है, ये हमने ऐसे भर दिया। यहां पर जो विलयन भरा गया है प्यारे बच्चे, आप सभी को बता दें कि यहां पर जो भी विलयन भरा गया है वह आप सभी का कैसा विलयन है प्यारे बच्चे, यह आपका है जलीय KOH का विलयन, जलीय KOH का विलयन भरा होता है। ठीक है, जलीय KOH का विलयन भरा होता है और आप सभी प्यारे बच्चे इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ क्या भर लेते हैं, छोटी छोटी यहां पर बर्फ के गोले भर देते हैं भाई। ठीक है, यहां पर हम चारों तरफ बर्फ के क्या भर देते हैं, टुकड़े भर देते हैं चारों तरफ से। इसके चारों तरफ हम बर्फ के क्या भर देंगे, टुकड़े भर देंगे। मेरे साथ साथ चित्र बनाते हुए चलिएगा तो याद भी होता हुआ चलेगा। ये हो गए छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े। ये आपका हो गया। ये क्या हो गए प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएंगे बर्फ के टुकड़े। ये हैं बर्फ के टुकड़े। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, 2 छड़ें हो गई। एक छड़ ये हो गई और एक छड़ ये हो गई। ये क्या हो गए, धातु इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड। ठीक है, धातु इलेक्ट्रोड एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर निगेटिव होगा। बोलो, चित्र पहले आप सभी को समझ में आया, चित्र आप सभी को समझ में आया प्यारे बच्चे।
सिंपल सी बात है, देखो प्यारे बच्चे, विद्युत परिक्षेपण विधि या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा आपको जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होगा उसकी आप पहले ऐसे दो छड़े ले लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलना। जिसका भी कोलाइडी विलयन तैयार करना होगा उसकी हम दो छड़े लेंगे और इन दोनों छड़ों को प्यारे बच्चे हम यहां पर KOH के विलयन में डुबा देंगे। हम किसके विलयन में डुबाएंगे? KOH के विलयन में डुबा देंगे। जो किसका कार्य करते हैं? तो जो कार्य करते हैं विद्युत अपघट्य। जो किसका कार्य करते हैं? तो आप सभी को पता है विद्युत अपघट्य का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इस पात्र को हम बर्फ के टुकड़ों से चारों तरफ लगा देते हैं। बर्फ के टुकड़ों को पात्र के चारों तरफ क्या कर देते हैं? हम लोग लगा देते हैं। बर्फ के टुकड़ों को हम चारों तरफ लगा लेंगे। अब होता क्या है? अब होता क्या है कि इनमें के बीच में हम बहुत धारा प्रवाहित करते हैं। हम क्या प्रवाहित करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। इन छड़ों के बीच में हम धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित की जाएगी? इन छड़ों के बीच में धारा प्रवाहित करेंगे। इस छड़ के बीच धारा प्रवाहित करेंगे। अब जब छड़ के बीच में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये छड़ें बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा गर्म होंगी। जब छड़ों के बीच में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये छड़ें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को ग्रहण करेंगी और ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा गर्म होंगी तो ये छड़ अपने आप ही क्या होने लगेगी? वाष्पित होने लगेगी। यस या नो? जब छड़ बहुत ज्यादा यहां पर गर्म होंगी तो ये धातु की छड़ें अपने आप ही क्या होंगी? वाष्पित होने लगेंगी। और जब वाष्प ये बनेगी, छड़ों की क्या बनेगी प्यारे बच्चे? वाष्प बनेगी। तो यहां पर जो KOH का विलयन भरा गया है, यहां पर KOH का विलयन भरा गया है, यहां पर जो बर्फ लगाया गया है, इसका कार्य है इस पात्र को ठंडा करने रखे। बर्फ का कार्य होगा इस पात्र में रखा जो विलयन वो ठंडा रहे। तो ठंडा जब रहेगा तो वाष्प जब भी ठंडी होगी, वाष्प जब भी ठंडी होगी प्यारे बच्चे, वो किस में बदल जाएगी? वो द्रव रूप में बदल जाएगी। वो किस में बदल जाएगी? द्रव रूप में बदल जाएगी। और आपको यहां पर प्राप्त होगा कोलाइडी विलयन। ऐसे प्राप्त हो जाएगा कोलाइडी विलयन। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बताना मुझे। याद हुआ? तो जब भी प्यारे बच्चे हमको ब्रेडिंग आर्क विधि पूछा जाएगा तो आप लिखोगे कि इस विधि में जिसका भी कोलाइडी विलयन तैयार करना होगा उसकी आप दो छड़ें लेंगे। कितनी छड़ें लेंगे? दो छड़ें। और उन दोनों छड़ों को आप जलीय KOH के विलयन में डुबा देंगे। डुबाएंगे तो प्यारे बच्चे जो KOH होता है, जलीय KOH, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है प्यारे बच्चे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? इस पूरे पात्र को हम बर्फ के चारों टुकड़ों है ना, बर्फ के टुकड़ों से चारों तरफ फैला देंगे। बर्फ के टुकड़ों को चारों तरफ रख देंगे जिससे हमारा ये पात्र ठंडा रहे। अब क्या करते हैं? इस दोनों छड़ों के बीच में बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं। और जब बहुत ज्यादा यहां से धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हमारी जो छड़ें होती हैं बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती हैं। और जब गर्म हो जाती है तो यही जो धातु की छड़ें हैं ये वाष्प रूप में उड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वाष्प रूप में उड़ना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। तो जब वाष्प बनेगी भाई, धातु की क्या बनी? वाष्प बनी। यस सर, ये जो वाष्प बनी है ये ठंडे जल के संपर्क में आ रही। किसके संपर्क में आ रही? जलीय KOH विलयन के संपर्क में, ठंडे जलीय KOH। और जब वाष्प ठंडी होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चे? द्रव रूप में। तो यहां पर जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा? कोलाइडी विलयन होगा। एक बार शॉर्टकट, कितना शॉर्टकट बता दें भाई? बताए तो पहले लिखते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं। एक बार लिख लेते हैं फिर समझा देते हैं। ठीक ना? चलो आओ लिखते हैं पहले इसके, है ना, पहले इसको लिखते हैं और फिर उसके बाद बनाते हैं भाई। क्या लिखेंगे? इस विधि में जिसका कोलाइडी विलयन बनाना होता है, जिसका कोलाइडी विलयन बनाना होता है, कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उसकी दो छड़ें लेते हैं। दो छड़ें लेते हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। लेते हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। तो किसका कार्य करेंगे प्यारे बच्चे? तो जो इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगी उन्हें जलीय KOH के विलयन में डुबा दिया जाता है ना। दो छड़ें लिए और इसे KOH के विलयन में डुबा देते हैं। तो उन्हें KOH के जलीय विलयन में डुबा दिया जाता है। डुबा दिया जाता है। और जब हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चे? डुबा देंगे तो विलयन के पात्र को डुबा दिया जाता है तथा विलयन के पात्र को है ना, देखो जो विलयन का पात्र है उसके चारों ओर बर्फ से ढक देंगे। विलयन के पात्र को
बर्फ के टुकड़ों से, बर्फ के टुकड़ों से, टुकड़ों से चारों तरफ से, चारों तरफ से ढक दिया जाता है, चारों तरफ से क्या किया दिया जाता है, तो ढक दिया जाता है। ठीक है, और जब चारों तरफ से ढक देंगे तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में धारा प्रवाहित करेंगे, तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य या बीच धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे धातु, सॉरी, जिससे धातु क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, जिससे, जिससे धातु वाष्पित हो जाती है, जिससे धातु क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। धातु की वाष्प, धातु की वाष्प ठंडे जल के, ठंडे जल के संपर्क में आकर, संपर्क में आकर कोलाइडी कण में परिवर्तित हो जाती है, या फिर लिख सकते हैं कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कोलाइडी विलयन में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। बस नंदन मेहता, अच्छा अब सब क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है भाई। सर इसमें बर्फ को क्यों रखा गया है, बर्फ के टुकड़ों का कार्य यही है सिर्फ इसको, यहाँ के विलयन को ठंडा करने का, यहाँ के विलयन को क्या करने का, ठंडा करने का। ठीक है नीरज, ठीक है, बताओ याद हुआ कि नहीं भाई। सिंपल सी बात है, इस विधि में जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसकी हम दो छड़ें लेते हैं जो किसका कार्य करती हैं, इलेक्ट्रोड का कार्य करती है ना, और इसे आप केओएस के विलयन में डुबा देते हैं। ठीक है, और फिर इसके चारों तरफ, विलयन के पात्र के चारों तरफ बर्फ के टुकड़ों को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारी धातुएं ऊष्मा को ग्रहण करती हैं, और ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद बहुत ज्यादा ये वाष्पित हो जाती हैं। अब जब वाष्प है और इन बर्फ के टुकड़ों का कार्य है यहाँ पर ठंडा विलयन बनाए रखना, तो ये ठंडे विलयन के संपर्क में आती है और कोलाइडी विलयन में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। हाँ, इसको फ्रिज में रख सकते हैं। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा, प्रवीण करके है, कह रहा सर धारा की अधिक मात्रा ही क्यों प्रभावित करते हैं। भाई धारा की अधिक मात्रा नहीं प्रवाहित करोगे तो क्या धातु वाष्पित हो सकती है, नहीं वाष्पित हो सकती। एक कह रहा फ्रिज में, फ्रिज में क्यों रखोगे भैया, फ्रिज में नहीं रखेंगे भाई। बोलो, ये खत्म हो गया। हाँ, ये 5 नंबर का पूछेगा, ये आप सभी को क्या पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। चलो, क्या आप सभी को क्लियर हो गया भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। ठंडा करने का फायदा तो यही है भाई, जो वाष्प है तभी तो द्रव में बदलेगी, जब तक हम ठंडा नहीं करेंगे तो हमारी वाष्प द्रव रूप में बदलेगी नहीं, इसलिए ठंडा करना पड़ता है। ठीक है, कौन सी धातु है, तो चाहे जिस धातु की हो, चाहे कापर धातु हो, चाहे सिल्वर धातु हो, चाहे गोल्ड की धातु, किसी का भी, ठीक है ना। हाँ, गलती नहीं है, वाष्प रूप में बदलेगी भाई, गलेगी तो वही है लेकिन वो पूर्ण रूप से ना करके वाष्प रूप में बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ सर 2 छड़ें क्यों ले सकते हैं, गजब का क्वेश्चन है भाई। 2 छड़ें इसलिए लिए तभी तो धारा प्रवाहित करोगे, अगर एक ही छड़ लगे तो सेल ही नहीं बनेगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर इस विधि द्वारा, है ना, उसी के आगे हम लिख रहे हैं, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, विधि द्वारा सिल्वर, सिल्वर जिसका प्रतीक होता है Ag, है ना, प्लेटिनम, प्लेटिनम, Pt, जैसे गोल्ड जिसे हम बोलते हैं सोना, जिसका प्रतीक होता है क्या प्यारे बच्चे, Au होता है। ठीक है, कापर, कापर जिसका प्रतीक होता है Cu, Cu, आदि का कोलाइडी विलयन, आदि का कोलाइडी विलयन, आदि का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन इस विधि द्वारा बनाया जाता है, इसी विधि द्वारा, इसी विधि द्वारा, द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई हम लोग।
आगे बढ़े, चलिए पहली विधि तो हमने पढ़ लिया, और इस विधि द्वारा किसका किसका विलयन तैयार कर सकते हैं? सिल्वर का, प्लेटिनम का, गोल्ड का और कॉपर का, ऐसी मेटल का हम लोग कोलाइडिक विलयन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम प्यारे बच्चे बात करते हैं अगली विधि की, तो अगली विधि है पेप्टीकरण। सेकेंड विधि है प्यारे बच्चे पेप्टीकरण। ये आपसे 60 क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। आप सभी से पूछा जा सकता है पेप्टीकरण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। द्रव में बदलने से क्या होगा? अरे भैया द्रव में बदलेगा, धातु वाष्प है, वाष्प वो द्रव में बदलेगा तो कोलाइडिक विलयन प्राप्त होगा। कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं आप सभी। सिंपल सा भाई, द्रव रूप में बदल रहा तो उसका कोलाइडिक विलयन प्राप्त हुआ है, बस। द्रव में से बदलने से क्या होगा लिखा कीजिए भैया, कोलाइडिक विलयन प्राप्त होगा। आप सभी से यहां पर अब आपसे पूछेगा, है ना, प्रश्न आप सभी से पूछेगा कि पेप्टीकरण अर्थात पेप्टीकरण क्या है? तो इसका सिंपल सा परिभाषा है भाई, किसी ताजे बने अवक्षेप में, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य, उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाने पर, है ना, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या हो जाता है? उसका हो जाता है अवक्षेपण, अर्थात कोलाइडिक विलयन प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडिक विलयन बनाने की प्रक्रिया, कोलाइडिक विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। पेप्टीकरण कहलाती है ना। किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में कोई ताजा बना हुआ विलयन मिलाओ, है ना, कोई भी ताजा बना हुआ अवक्षेप ले लो, है ना। अवक्षेप मतलब प्यारे बच्चे सभी को कैसे बताएं, अवक्षेप होता क्या है? जैसे किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में मिला दो तो वो प्रकार से संगुणित हो जाता है। अवक्षेप हम आप सभी को बना देंगे कि ताजा अवक्षेप होता क्या। ताजा अवक्षेप का मतलब ताजा विलयन, है ना। और आप सभी को ये वाला पेप्टीकरण की क्रियाविधि से आप सभी को कोलाइडिक विलयन बनाकर हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतनी सामग्री है नहीं। इसके लिए 2 विलयन की आवश्यकता होती है, एक फेरिक क्लोराइड होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक ना। इन दोनों विलयनों को आपस में मिला देते हैं तो ये क्रिया हो जाती है ना। जैसे आप सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा AgCl का अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप होता है, तो वैसे वहां पर अवक्षेप के रूप में जैसे किसी 2 पदार्थों को मिला देते हैं तो वो अवक्षेप के रूप में वो अलग पदार्थ मिलता है, और वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो विलय नहीं होता है, अर्थात घुलता नहीं है, वही अवक्षेप होता है, ठीक है ना। हाँ, अवक्षेपण अपक्रिया हाई स्कूल में आप सभी ने पढ़ा भी होगा, हाँ ठीक है। तो किसी ताजे बने हुए अवक्षेप, कोई विलयन ले लीजिए टाइप में, और उसमें विद्युत अपघट्य मिला दीजिए। विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, KOH, NH4OH, है ना, FeOH का होता है, तमाम प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं। उन विद्युत अपघट्य को अगर मिलाए और कोलाइडिक विलयन अगर हम बना रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पेप्टीकरण बोलते हैं, ठीक है, पेप्टीकरण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अच्छा, इस प्रक्रिया में जो भी विद्युत अपघट्य होगा उसे पेप्टीकर्मक कहते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक, आगे लिख लेना, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या कहलाता है? पेप्टीकारक बोलते हैं भाई इसे। क्या बोलते हैं? पेप्टीकर्मक चाहे लिखो और चाहे पेप्टीकारक बोलो, तो हम पेप्टीकर्मक ही लिख लेंगे, जो कि NCERT बुक में आप सभी को दिया गया है। पेप्टीकर्मक या फिर पेप्टीकारक भी बोलते हैं, पेप्टीकर्मक कहलाता है, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं भाई। क्या है एग्जाम्पल? जैसे ताजा बना हुआ अवक्षेप क्या होता है ना, ताजा बना हुआ अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, FeOH का होल थ्राइस। ये हो गया ताजा अवक्षेप, क्या हो गया? ताजा अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो इस ताजे बने अवक्षेप में हम इसी के समान एक विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जो कि क्या है? फेरिक क्लोराइड। ये क्या आपका होता है प्यारे बच्चे? विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है। तो ये आपका हो गया ताजा अवक्षेप, और इस ताजे अवक्षेप में विद्युत अपघट्य जब भी हम मिलाते हैं तो आप सभी को यहां पर देखने को क्या मिलेगा? बनेगा कोलाइडिक विलयन। इसको याद रखना पड़ेगा भाई, FeOH का होल थ्राइस, और जो FeCl3 है ना, ये जो FeCl3 है यह टूट जाएगा। किस में टूटेगा? तो Fe ट्रिपल प्लस में,
और साथ में 3Cl माइनस में, ठीक है ना, Fe ट्रिपल प्लस में और Cl3 माइनस में। तो जो Fe ट्रिपल प्लस होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, Fe ट्रिपल प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां पर ऐसे हो जाएगा और 3Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पर ये जो प्राप्त होगा यह क्या होगा, कोलाइडी विलयन होगा, कोलाइडी विलयन होगा। और यहां पर ये जो Cl माइनस है ये विसरित परत के रूप में, ये क्लोराइड जो आयन होगा ये विसरित परत के रूप में अलग हो जाएगा, विसरित परत के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से तैयार होता है कोलाइडी विलयन। सिंपल सा है, अभिक्रिया आप सभी को याद रखें, ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। तो बस ताजा अवक्षेप है, FeCl3 है, FeCl3 को हम तोड़ेंगे तो Fe ट्रिपल प्लस और Cl3 माइनस बनेगा। तो जो Fe ट्रिपल प्लस है वो इसी के साथ आकर जुड़ जाएगा, Cl माइनस अलग होगा, ये विसरित परत हो गया। ये जो शेष बचा है इसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। चलिए, आप सभी को हमने पढ़ा दिया कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो ब्रेडिंग आर्क विधि हो या फिर पेप्टीकरण हो। ये दोनों विधियां आपके सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी था, ठीक है। जो पहली वाली हेडिंग आप सभी यहां ने पढ़ा है, यहां पर आप सभी ने जो भी हेडिंग पढ़ा है यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। पहला तो ये है। फिर दूसरा आप सभी से प्रश्न ये पूछेगा कि पेप्टीकरण से आप क्या समझते हैं, सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि पेप्टीकरण से आप क्या समझते हैं, बस, ठीक है ना। तो दोनों प्रश्न हो गए। अब प्यारे बच्चे हम अगली विधि पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का शोधन, ठीक है। कोलाइडी विलयन का हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे, क्योंकि कोलाइडी विलयन में बहुत प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, तो शोधन से भी आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लिखो, कोलाइडी विलयन का शोधन, कोलाइडी विलयन का, कोलाइडी विलयन का शोधन। कोलाइडी विलयन का शोधन। तो प्यारे बच्चे कोलाइडी विलयन में जो भी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, है ना, हिंदी का क्लास आज नहीं होगा शायद में, इसीलिए प्यारे बच्चे इस चैप्टर का जो भी टॉपिक है, बनाने की विधि हो गई, शोधन हो गया, इसको हम ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। तो आप लोग शांति से पढ़ो, ठीक है। आपको भूख लग गई हो तो आराम कर लीजिए, मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए आराम से। आर्यन कुमार तिवारी बार बार एक कमेंट को क्यों कॉपी पेस्ट करते हो भाई, एनसीईआरटी बुक पढ़े या नहीं, क्यों नहीं पढ़ोगे, क्यों नहीं पढ़ोगे बताओ आप सभी। कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ी क्यों नहीं, बुक पढ़ने के लिए भैया, बुक नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। बुक को पढ़ना जरूरी होता है। अब कह रहे बुक ना, रे बुक को पढ़ने के लिए पूछा जाता है। हाँ चलिए, अब प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे किसके बारे में, कोलाइडी विलयन के शोधन के बारे में। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को कम करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, है ना, शोधन की मीन्स मतलब प्यारे बच्चे, है ना, शोधन का मतलब शुद्धिकरण, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन में जो भी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, अगर उनको दूर करने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाएंगे, जो भी प्रक्रम अपनाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम प्यारे बच्चे बोलेंगे शोधन, अर्थात कोलाइडी विलयन का शोधन। चलो लिखते हैं भाई कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित, कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में, विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को कम करने के लिए, उपस्थित अशुद्धियों को कम करने के लिए, प्रयुक्त प्रक्रम क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाता है। कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाता है, ठीक है। जो भी अशुद्धियां होती हैं प्यारे बच्चे, अगर हम उसको क्या कर लें, दूर कर लें, है ना, कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कर लें, दूर कर लें, तो जो भी प्रक्रम अपनाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन का शोधन कहते हैं। कोलाइडी विलयन का क्या कहलाता है, शोधन कहलाता है। कोलाइडी विलयन के शोधन की अगर हम सबसे पहली विधि बात करें, है ना, सबसे पहली विधि की बात करें तो क्या लिखेंगे, कोलाइडी विलयन के शोधन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। बहुत सारी विधियां, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो हमारे पेपर में पूछी जाती है। तो कोलाइडी विलयन के शोधन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं।
कोलाइडी विलयन के शोधन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि अगर हम बात करते हैं तो जिसे हम बोलते हैं अपोहन। क्या बोलेंगे भाई? अपोहन। ठीक है, पहली विधि जो है प्यारे बच्चे आप सभी लिखो अपोहन। ठीक है अश्वनी भाई, बस करो। ठीक है, कोलाइडी विलयन के शोधन की शुद्धिकरण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। इनमें सबसे पहली विधि जो है प्यारे बच्चे उसे हम बोलते हैं अपोहन। अपोहन होता कैसे है, ध्यान से सुनो। अपोहन किया कैसे जाता है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं। इधर चित्र बना रहे हैं। ये पात्र हो गया। ठीक है, एक आयताकार आप क्या ले लो, पात्र ले लो। सुनना आप सभी, क्या ले लो? आयताकार पात्र ले लिया हमने। ठीक है, और इस आयताकार पात्र में हम यहां पर भरेंगे जल। हम इस आयताकार पात्र में क्या भरेंगे प्यारे बच्चे? जल भरेंगे। यहां पर हमने क्या भरा? इस आयताकार पात्र में हमने जल भर लिया। यहां से जल को भेजा जाएगा और यहां से जल बाहर निकलेगा। ठीक है, हमने सबसे पहले एक आयताकार पात्र लिया। ठीक है पल्लवी के साथ, थैंक यू प्यारे बच्चे। शोधन मीन्स प्यारे बच्चे शुद्धिकरण। ठीक है अंकित, ठीक है, हाँ थैंक यू। चल संकित, शोधन का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो सबसे पहले एक आयताकार पात्र लेंगे और उस आयताकार पात्र में हम इसको भर लेंगे। अब क्या होता है, उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, ध्यान सुनो। सबसे पहले एक कांच की बेलनकार नली ले लो। ये आपकी हो गई कांच की बेलनकार नली। ध्यान सुनना, ये कांच की हो गई बेलनाकार नली। बेलनाकार नली, कांच की क्या हो गई? बेलनाकार नली हो गई। लिख देते हैं भैया पूरा। क्या होगी? कांच की बेलनाकार नली। अब कांच की जो बेलनाकार नली होगी ना, उसी पर हम एक बांधेंगे चर्मपत्र झिल्ली। ये हमने सॉरी भाई, हम इसमें क्या बांध लिए? चर्मपत्र झिल्ली। ये आपकी हो गई चर्मपत्र झिल्ली। और इस चर्मपत्र झिल्ली में हम भरेंगे अशुद्ध कोलाइडी विलयन। क्या बोलेंगे? अशुद्ध कोलाइडी विलयन। तो यहां पर हम भर रहे हैं अशुद्ध कोलाइडी विलयन। ये आपका जो सफेद कलर के कण दिख रहे हैं ना, जो व्हाइट कलर के कण दिख रहे हैं, ये आपके कोलाइडी कण हैं। ये है कोलाइडी कण। अब इसी में बीच बीच में प्यारे बच्चे अशुद्धियां भी इसमें उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं? अशुद्धियां। अशुद्धियों को अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। ये हो गई अशुद्धियां। ठीक है, चलिए ये जो व्हाइट कलर है प्यारे बच्चे, ये आपका क्या हो गया? कोलाइड कण। कोलाइड कण होता है। और जो ग्रीन कलर से है प्यारे बच्चे, वो है अशुद्धियां। किसकी क्या हो सकती है? अशुद्धियां। और ये जो अशुद्धियां हैं ना प्यारे बच्चे, किसकी किसकी हो सकती हैं? तो जैसे यूरिया हो गया, है ना, जैसे यूरिया हो गया, स्टार्च हो गया, यूरिया हो गया, जैसे चीनी हो गई, चीनी, या फिर विद्युत अपघट्ट, या फिर विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट में चाहे KCl हो, NaCl हो, K2SO4 कुछ भी हो सकता है। अब चलो बताओ, क्या आप सभी को यहां तक क्लियर हुआ? पहले देखो, सबसे पहले हमने लिया आयताकार एक पात्र लिया है, यहां से हम जल भेजेंगे, यहां से जल बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि एक कांच की बेलनाकार नली ले लो। उस कांच की बेलनाकार नली पर हम बांधेंगे चर्मपत्र झिल्ली, और इस चर्मपत्र झिल्ली में हम भरेंगे अशुद्ध कोलाइडी विलयन। क्या भरा होगा? अशुद्ध कोलाइडी विलयन। शुद्ध नहीं है भाई, क्योंकि शुद्धिकरण करना है, तो यह है अशुद्ध कोलाइड विलयन। अशुद्ध कोलाइडी विलयन। और इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन में हम बात कर रहे हैं, तो देखो जो सफेद सफेद कलर के कण हैं वो कोलाइड कण हैं, और यहां पर यह है अशुद्धि।
अशुद्धियों की। ठीक है, इतना भी बन गया ना। अब जब इतना बन गया प्यारे बच्चे, तो आप इस पूरे उपकरण को इसी पात्र में ले जाकर लटका दो। इस पात्र को ले जाकर के यहां क्या कर दो, लटका दो। भाई इसको कॉपी करने दो। इस पूरे पात्र को हम ले जाकर के उसमें क्या कर देंगे, लटका देंगे। ये हमने क्या कर दिया भाई, इसको ला करके लटका दिया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? समझे? इस पूरे पात्र को हम ले जाकर वहां पर लटका देंगे। अब होगा क्या भाई, अब होता क्या है, सिंपल सा भाई, इधर से हम जल को तेजी से भेजेंगे। ध्यान सुनो, क्या होता है कि हम इधर से जल को बहुत तेजी से भेजेंगे, तो होगा क्या कि यहां पर जब ये पात्र ऐसे लटका है तो ऐसे से हिले डोलेगा। ठीक है, हिले डोलेगा, और जब हिले डोलेगा प्यारे बच्चे, है ना, ये क्या होगा, हिले डोलेगा, तो यहां से जो अशुद्धियों के कण हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। चर्मपत्र झिल्ली से क्या हो जाएंगे, जैसे हिले डोलेंगे तो जो अशुद्धियों के कण ही प्यारे बच्चे उस चर्मपत्र झिल्ली से बाहर निकल जाएंगे और जल के साथ बह जाएंगे। शेष हमारा चर्मपत्र झिल्ली में सिर्फ कोलाइडिक्लेन बन जाएगा। बोलो याद हुआ? बोलो आप सभी, क्या आप सभी को याद हुआ? बोलो समझ में आ गया भाई? चलो मयंक रॉय, ठीक है, सही है। बोलो समझ में आ गया? चलो इसकी लैंग्वेज लिखिए हम लोग। हाँ, एक कह रहा कि सर हवा में भी हिला सकते हैं, हवा से कण निकलेगा नहीं ना, हवा से कण निकलेगा नहीं, इसलिए पानी में ले जाकर डुबाना है। ठीक है, चलो आइए इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, है ना। अपोहन की क्या लिखेंगे हम लोग, लैंग्वेज लिखेंगे। अपोहन के बारे में लिखेंगे। अपोहन है क्या प्यारे बच्चे, तो इस विधि में एक कांच की बेलनाकार नली लेंगे। सबसे पहले जितना लिख रहे हैं ध्यान से सुनो, इस विधि में लिखो मेरे साथ, इस विधि में एक कांच की बेलनाकार नली लेते हैं। एक कांच की बेलनाकार नली लेते हैं, बेलनाकार नली लेते हैं, नली लेते हैं, जिसके मुख पर चर्मपत्र जो झिल्ली होती है ना, जिसके मुख पर चर्मपत्र झिल्ली को बांध लेते हैं, झिल्ली को बांध लेते हैं, तथा उसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर देते हैं या ले लेते हैं। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है, तथा उसे जल से भरे एक टैंक में लटका दिया जाता है, जिसमें जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिसमें जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियों के कण चर्मपत्र झिल्ली से चर्मपत्र झिल्ली से बाहर निकल जाते हैं, और
और चर्मपत्र झिल्ली में शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। विलयन शेष रह जाता है। ठीक है, शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपोहन कहते हैं। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है भाई? हाँ, थकान से नींद आ रहा, ठीक है। हाँ ठीक है प्रिंस, ठीक है, बोलो, क्लियर है भाई? इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? अपोहन कहते हैं। भाई वही बात है, देखो सबसे पहले क्या लोगे? एक कांच की बेलनाकार नली ले लो, उस कांच की बेलनाकार में एक चर्मपत्र झिल्ली को बांध दो, और उस चर्मपत्र झिल्ली को बांधने के बाद उसमें भर दो अशुद्ध कोलाइडी विलयन, और अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरने के बाद इसको ला करके एक जल से भरे पात्र में लटका दो, और जल की तेज धारा प्रवाहित करो। ये हिले डुलेगा तो अशुद्धियों के कण जल के साथ बह जाएंगे और आपको शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो, कर लेंगे आप सभी? ठीक है, यह इसकी विधि हो गई। अच्छा, नोट लिख लो जो आप सभी के पेपर में पूछा गया है। आप सभी से ये प्रश्न पूछा गया है कि रक्त का जो स्कंदन होता है ना, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो इसी विधि द्वारा होता है। नोट लिख लो, है ना, नोट लिख लो कि रक्त का शोधन अपोहन द्वारा होता है। रक्त का शोधन अपोहन द्वारा होता है। हाँ, है ना, छुट्टी दीजिए, नींद आ रहा है, लगभग सभी लोग थके हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज हम छुट्टी कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी इस बात को जरूर ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि आगे जब भी क्लासें होंगी और आपकी हिंदी की क्लास नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे? हम लोग कम से कम 9:40 तक 9:50 तक अर्थात 10 बजे तक क्लास करेंगे। जिससे क्या होगा, हम उधर न जाकर के, है ना, उधर टाइम में जाकर इधर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है ना? बोलो कैसा रहेगा? आज आप थके हैं मुझे पता है, तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप सभी को बता रहे हैं यहीं पर। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपोहन। बोलो, ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और कल की क्लास में हम आप सभी को क्या बताएंगे? विद्युत अपोहन। और जो आपका वीकली टेस्ट रुक गया था प्यारे बच्चे, हम उसको इस संडे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, इस संडे से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पेपर की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस इधर उधर हुआ। तो आप सभी को ये बात ध्यान रखना है कि इस संडे आप सभी का वीकली टेस्ट दिन के 11 बजे लेंगे, है ना। जो क्लासें आप सभी की होंगी, ये कह रहा है कि चर्मपत्र झिल्ली चारों तरफ से, मेरे प्यारे बच्चे, चर्मपत्र झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छोटे छिद्रों में वही कण निकल कर आएंगे बाहर जिसके छिद्र के बराबर, मतलब कण का जो आकार होगा वो छिद्र के बराबर होगा। ये समझ लो, समझ गए? हाँ, चर्मपत्र झिल्ली होती है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस संडे आप सभी का कंटिन्यू, आप सभी का वीकली टेस्ट करेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव वाला प्रॉब्लम दूर हो प्यारे बच्चे। और हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम आप पढ़ करके अपने हाथों से लिखे तब हम टाइप कराएंगे। तो आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की क्लास ध्यान रखिएगा, हिंदी की क्लासें नहीं होंगी तो केमिस्ट्री की क्लास आपकी 10 बजे तक चलती रहेगी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और मन लगाकर अपने आप को निराश मत करिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। हम आप सभी को ये विश्वास दिलाते हैं प्यारे बच्चे कि आने वाला जो भी आपका बोर्ड पेपर होगा वो हिंदी से आसान होगा, फिजिक्स से भी आसान होगा, मैथ से आसान होगा, मतलब इंग्लिश से, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबसे क्या होगा, आसान होगा। ठीक है ना? तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।